पेश खिदमत है कहानी हमजाद सीजन 3 का 16वां हिस्सा। जिस वक्त मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। चौधरी के मुलाजिम लाल दीन ने मुझे आवाज दी, शेख साहब नाश्ता तैयार है, चलिए। चौधरी साहब आपको याद फरमा रहे हैं। अच्छा लाल दीन, तुम चलो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, मैंने उनके मुलाजिम लाल दीन से कहा तो वो सर हिलाकर वहाँ से चला गया। आज रत्ना का हाल पूछने मुझे पंडित हरीलाल की हवेली भी जाना था। मेरे दिमाग में चौधरी की बातें गूंजने लगी। वो रात को अपने किसी दोस्त के साथ बातें कर रहा था। वो दोस्त था या उसका हमराज या उसका कोई मुलाजिम, इस बात का मुझे कुछ इल्म नहीं था। बड़ी हैरानगी की बात थी कि आखिर वो था कौन जिसके साथ चौधरी ऐसी राजो न्याज की बातें कर रहा था। क्या चौधरी भी किसी गैर कानूनी धंधे में मुलविस है या नहीं? मुझे हमजाद को हाजिर करके चौधरी की असलियत के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, मगर फिलहाल नहीं। अभी चौधरी की मालूमात हासिल करने का वक्त नहीं, मुझे फिलहाल नाश्ता करना चाहिए। ये सोचकर मैं नहा धोकर चौधरी की तरफ चल पड़ा। चौधरी नाश्ते की मेज पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। चौधरी का चेहरा देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद चौधरी भी देर से जगा है और अब मेरे साथ ही नाश्ता करने वाला है। चौधरी ने मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया। चौधरी साहब कैसे हैं? मैंने भी हंसकर कहा, शुक्र है खुदा का, आप सुनाइए शेख साहब, रात कैसी गुजरी? जी बहुत अच्छी गुजरी, आपका बहुत शुक्रिया। किसी चीज की कमी महसूस तो नहीं हुई? उन्होंने खुशदिली से कहा। नहीं चौधरी साहब, आपके मुलाजिम ने मेरा बहुत ख्याल रखा। चलिए शेख साहब, बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता शुरू कीजिए, उन्होंने कहा तो मैं उनके सामने बैठ गया और नाश्ता शुरू करते हुए निवाला तोड़ा तो चौधरी साहब कहने लगे, शेख साहब आप तो बड़े काम के आदमी हैं। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। वो कैसे चौधरी साहब? अरे आपने एक ही रात में न जाने रत्ना पर कैसा दम कर दिया कि वो एकदम से बदल ही गई। मैं जानता हूँ कि उसकी हालत बहुत खराब थी। सुबह पंडित हरीलाल आए थे, वो बता रहे थे कि शेख साहब ने यानी आपके दोस्त ने तो मुझ पर बड़ा एहसान किया, वो तो बड़े पहुंचे हुए कामिल आदमी हैं। अरे नहीं चौधरी साहब, ये सब अल्लाह का करम है। मैं कौन और मेरी औकात क्या? मैं कौन होता हूँ किसी को अच्छा करने वाला? शिफा देने वाली तो अल्लाह की जात है। हाँ वो बात तो सच है कि शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ही जात है, मगर दवा दारू और दम दरूद करने वाले का किरदार भी तो होता है। चौधरी ने निवाला तोड़ते हुए गहरी नजरों से मेरा जायजा लेते हुए मुझे देखकर कहा। नाश्ता खत्म हुआ और इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने कहा, चौधरी साहब अब मैं जरा बाग की तरफ टहलने के लिए जाऊंगा। हवेली के पिछवाड़े में बाग था। मैं वहां से निकला और बाग में आकर टहलने लगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे हमजाद को तलब करके उससे मालूमात हासिल करनी चाहिए कि रात को जो चौधरी बातें कर रहा था, आखिर ये क्या खेल है? ये कैसा खेल रचाया जा रहा है? चौधरी किसके साथ बातें कर रहा था? वो आदमी कौन है जो रात को चौधरी के साथ राजो न्याज की बातें कर रहा था? और चौधरी के साथ मिलकर ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिसमें वो मुझे शरीक करना चाहता है, मेरी मदद चाहता है और मुझसे फायदा उठाना चाहता है? मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ बाग के निस्बतन उस हिस्से की तरफ आ गया जहाँ पर दरख्तों का काफी गहरा झुंड था। दरख्तों के पीछे आकर मैंने एहतियात से इधर उधर देखा, वहां पर कोई नहीं था। इर्द गिर्द काफी घनी झाड़ियां उगी हुई थी। मैं एक दरख्त के पीछे आ गया और फिर मैंने हमजाद को तलब किया। हमजाद पलक झपकते हुए मेरे सामने आ गया। हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, आका यहाँ कैसे? खैरियत तो है, सब कुछ ठीक है ना? मैंने कहा, मेरे हमजाद सब कुछ ठीक है, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए तलब किया है। कहने लगा, जी आका हुक्म फरमाइए, आपका हुक्म बजा लाना मेरा फर्ज है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमजाद कि चौधरी, और फिर मैंने उससे चौधरी और उस आदमी के साथ होने वाली तमाम बातों के मुतालिक बता दिया। हमजाद मेरी सारी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, मुनासिब होगा कि इस काम के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं आपको चौधरी और उस आदमी के दरमियान होने वाली बातों और उस आदमी के बारे में सारी मालूमात ला कर दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हमजाद क्या मैं यही तुम्हारा इंतजार करूं? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा, आका बेहतर तो यह है कि आज शाम तक का मुझे वक्त दीजिए। आप यकीन कीजिए कि मैं आपको सारी मालूमात ला कर दूंगा। आपने वैसे भी तो पंडित हरीलाल के घर जाना है रत्ना का पता करने के लिए। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है आका, तो फिर आप आराम से पंडित हरीलाल के घर की तरफ जाइए, वहाँ वक्त गुजारिए। मुझे इस सिलसिले में मालूमात इकट्ठी करने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद मैं आपको सारी मालूमात दे दूंगा। ठीक है। अभी हम वहाँ खड़े बातें ही कर रहे थे कि अचानक मेरी निगाह दरख्त के पीछे दूर से आते हुए चौधरी पर पड़ी। चौधरी दूर से ही मेरी तरफ देखता हुआ तेज तेज कदम उठाता इसी तरफ चला रहा था। उसे देखते ही मैंने फौरन हमजाद को गायब होने का हुक्म दिया और हमजाद मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। अगर हमजाद वहाँ मौजूद भी रहता तो चौधरी मेरी मर्जी के बगैर उसे देख नहीं सकता था। चौधरी जब मेरे करीब पहुंचा तो मुझे हैरत से देखकर कहने लगा, अरे शेख साहब आप इधर किधर? ये तो बाग का निस्बतन उजाड़ और वीरान हिस्सा है। मैं आपको इधर देखकर हैरान हुआ। बस चौधरी साहब, दिल चाहा सारा बाग देखने के लिए तो मैं टहलता हुआ इस तरफ आ निकला।
अरे शेख साहब, आइए हम आपको बाग का वो हिस्सा दिखाते हैं जहां आपको हरे भरे दरख्त और फल लगे हुए दिखाई देंगे। चौधरी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले जाते हुए एक तरफ कहा। वो मुझे ले हुए बाग के उस हिस्से पर आ गया जहां पर वाकई काफी फलदार दरख्त लगे हुए थे और काफी बारौनक हिस्सा था। मैं तो खुद जानबूझकर उस बेरौनक हिस्से की तरफ गया था ताकि वहां हमजाद से बात कर सकूं और मुझे कोई देख ना सके। हम कुछ देर इधर उधर बाग में टहलते रहे। फिर चौधरी साहब कहने लगे, क्या आपने पंडित हरिलाल की तरफ जाना है रत्ना का हाल पूछने के लिए? जी हाँ चौधरी साहब, मैं देखना चाहता हूँ वो अब कैसी है। मुझे उम्मीद है कि पहले से बेहतर होगी। चलिए फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ और उसकी बेटी का हालचाल भी पूछ लेंगे। मैंने सर हिला दिया और चौधरी साहब के साथ हवेली से बाहर की तरफ चल पड़े। बैरूनी हिस्से से निकलते हुए हम पंडित हरिलाल की हवेली की जानिब चल पड़े। थोड़ी देर बाद हम पंडित साहब की हवेली पहुंच चुके थे। पंडित हरिलाल ने हमें देखते ही खुशी का इजहार किया। हमारा जोश से इस्तकबाल किया। उसके चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो बेहद खुश है। अरे आइए शेख साहब, उसने बाहें फैलाकर मुझे खुशामदीद कहा। रत्ना बेटी कैसी है? चौधरी साहब ने कहा तो पंडित हरिलाल खुश होते हुए बोले, अरे जनाब, आपके इन नौजवान शेख पीर साहब ने तो कमाल कर दिया। रत्ना पहले से काफी बेहतर है। गोया कि अभी कमजोरी तो बाकी है, मगर अब बोलती चालती है और हैरत अंगेज तौर पर पहले से काफी बेहतर है। अब तो खाना भी खुद ही मांगती है, जिससे ये साबित हुआ कि वो बेहतरी की जानिब गामजन है। पंडित हरिलाल हम दोनों को लिए हुए कमरे में आ गया जहाँ रत्ना मौजूद थी। रत्ना के कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा रत्ना बिस्तर पर तकिए से टेक लगाए हुए बैठी थी। चौधरी ने आगे बढ़कर उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और फिर निहायत आहिस्ता लहजे में बोले, रत्ना बेटी कैसी हो? जी चाचा, कुछ बेहतर हूँ, उसने इंतहाई नकाहत से जवाब दिया। उसके चेहरे से आया हो रहा था कि उसमें अभी कमजोरी काफी बाकी है। वो मेरी तरफ देखते ही उसकी आंखों में शनासाई की चमक आ गई। वो मुझे पहचान गई थी कि मैंने ही उसका इलाज किया था। मैंने कहा, कैसी हो तुम रत्ना? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। नकाहत की वजह से उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बोला नहीं जा रहा था। हम दोनों उसके सामने बिछी मसहरी पर बैठ गए। पंडित हरिलाल बेइंतहा खुश थे। कहने लगे, शेख साहब, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपकी वजह से मेरी बेटी जिंदगी की तरफ दोबारा लौटने लगी है, वरना मैं तो इसकी तरफ से बिल्कुल निराश हो गया था। किस हकीम किस वैद्य को नहीं दिखाया, डॉक्टर्स के पास भी लेकर गया, मगर कुछ हल नहीं निकल रहा था। हम तो इसकी जिंदगी से बिल्कुल निराश हो चुके थे। मैंने कहा, ये सब अल्लाह का करम है पंडित जी, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं। लेकिन शेख साहब, अल्लाह ताला ने ही आपको जरिया बनाया है। चौधरी ने मुझे तारीफी नजरों से देखते हुए कहा, जी बेशक, जिस काम में अल्लाह ताला राजी हो, मगर अभी रत्ना पूरी तौर पर सेहतयाब नहीं। मुझे रत्ना के पास दोबारा आना पड़ेगा और इसकी हालत का जायजा लेना होगा। इसका रूहानी इलाज अभी जारी रहेगा, लेकिन आज नहीं। मैंने कहा, फिलहाल पंडित जी, अभी आप इसे यही आराम करने दीजिए। इसे ज्यादा बोलने नहीं देना और ना ही बिस्तर से उठने देना है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी हिदायत मैंने की है, उसे जहन में रखिएगा। इसे घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देना और इसे खूब खिलाइए पिलाइए। इसके अंदर जिस्मानी कमजोरी है, खाए पिएगी तो इससे इसकी निकाहत और कमजोरी दूर हो जाएगी और ये बेहतर हो जाएगी और पहले से जल्दी सेहतयाब और बेहतर हो जाएगी। जी शेख साहब, जैसा आप कहिए, हम तो आपके गुलाम बन गए। पंडित हरिलाल ने खुश होते हुए कहा, अरे नहीं पंडित जी, क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं, ये तो मेरा फर्ज था। बहरहाल शेख साहब, जो कुछ भी है ये आपकी मेहरबानी है, पंडित हरिलाल ने कहा। मैंने वहां बैठे बैठे एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि रत्ना जितनी देर वहां मौजूद थी, बेचैनी से बाहर दरवाजे की तरफ देखने लगी। कभी वो उस खिड़की की तरफ देखने लगती जो उस कमरे से पीछे सहन की तरफ खुलती थी। मैंने निकलते वक्त पंडित हरिलाल को खास तौर पर ताकीद की थी कि रात को रत्ना को अकेले न छोड़ा जाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए और किसी सूरत इसी कमरे या हवेली से बाहर नहीं निकलने देना। पंडित जी, अगर आप बेटी को जिंदगी की तरफ दोबारा देखना चाहते हैं तो फिर आपको ये करना होगा। अगर आप ऐसा ना कर सके तो फिर नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपकी बेटी का सही इलाज नहीं किया। पंडित जी कहने लगे, नहीं शेख साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मैं चौधरी साहब के साथ वापस उनकी हवेली में आ गया। चौधरी के साथ इधर उधर की बातें होती रही। मैं अभी तक जहनी तौर पर इसी सिलसिले में उलझा हुआ था कि चौधरी साहब के साथ वो कौन था जो बातें कर रहा था और चौधरी क्या काम कर रहा था। हमजाद को मैंने इसी काम पर लगाया हुआ था और शाम को आखिर उसने मुझे ये पूरा मामला बताना था कि इसमें क्या उलझन है। मुझे अब वहीं पर रहना चाह जब तक रत्ना मुकम्मल तौर पर सेहतयाब न हो जाती। वैसे भी चौधरी का इसरार था। चौधरी ने जिस अंदाज में उस रात आदमी से बातें की थी, मुझे यही लग रहा था कि चौधरी अब अपने काम के सिलसिले में मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकने पर इसरार करेगा
और न जाने मुझसे क्या काम लेगा। यही सोचते सोचते मैं कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने हमजाद को तलब किया। हमजाद हाजिर होते ही मुस्कुराकर मुझे देखते हुए कहने लगा, जी आका, क्या हुक्म है? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम जानते तो हो मैं तुम्हारे आने के लिए बेचैन था, तुमसे मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ क्या मामला है आखिर। चौधरी का मामला तो बड़ा है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। क्या मतलब बड़ा मामला, मुझे तफसील से बताओ। हमजाद कहने लगा, चौधरी निहायत घाघ और चालाक आदमी है। चौधरी बेपनाह जमीनों और जायदादों का मालिक है, मगर चौधरी ने यह तमाम जमीन अपने गांव के गरीब लोगों से हथियाई है। उन्हें छोटे मोटे कर्जे देकर या उनकी जमीनें गिरवी रखकर सारी जमीनें बाद में उनसे अपने नाम करवा लेता। इसलिए चौधरी गांव का बड़ा चौधरी बन चुका है। हालांकि आज से कुछ साल पहले तक चौधरी शायद इतनी जमीनों का मालिक नहीं था। और दूसरी जो बड़ी अहम बात है कि वो आदमी दूसरा जिसके साथ चौधरी बातें कर रहा था, उसका नाम शंकर है। वो भी आदमी जमुनानगर का ही रहने वाला है, मगर काफी अरसा तक बड़े शहरों में अपने कमालात दिखाता रहा है। कमालात दिखाता रहा है, क्या मतलब, किस किस्म के कमालात? मैंने उससे अचंभे से पूछा तो वो कहने लगा, डकैत किस्म का आदमी है, शहरों में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस रहा है। इसकी सरपरस्ती चौधरी और इस जैसे बड़े लोग ही करते हैं। शंकर बहुत अरसा पहले गांव छोड़कर शहर जा चुका है, मगर जब भी वापस गांव आता है तो चौधरी के पास रहता है। चौधरी और शंकर मिलकर ऐसा खेल खेलते हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हो गया। अब कुछ बताओगे भी सही या ऐसे ही पहेलियां बुझवाते रहोगे? हमजाद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये दोनों मिलकर लड़कियां अगवा करके यहाँ से दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग जैसे सनसना उठा। क्या मतलब? मतलब ये कि हिंदुस्तानी लड़कियों को अगवा करके यहाँ से दूसरे मुल्कों में बेच दिया जाता है। ओ मेरे खुदा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। चौधरी और शंकर और उसके दूसरे गिरोह के लोग, बहुत से ऐसे लोग इनके गिरोह में शामिल हैं। ये सब मिलकर यही काम करते हैं। मासूम लड़कियों को अगवा किया जाता है और फिर उन्हें, शायद आपको मालूम नहीं कि इस गांव से भी कुछ लड़कियां अगवा हो चुकी हैं। गांव के हालात कशीदा देखकर चौधरी ने इस गांव से लड़कियों को उठाना बंद कर दिया, मगर दूसरे गांव और देहातों की लड़कियां अब इससे महफूज नहीं। चौधरी और शंकर तो दरअसल मोहरा हैं। इनके पीछे और आगे बहुत से लोग हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं। रत्ना पंडित हरिलाल की बेटी होने की वजह से बच गई, वरना शायद आज पंडित हरिलाल बेटी की शक्ल देखने को भी तरस जाता। शंकर इंतहाई बदकमाश किस्म का इंसान है। उसकी नीयत तो रत्ना पर भी खराब थी और वो कई बार चौधरी से उसके लिए कह चुका था, मगर चौधरी और पंडित हरिलाल का आपस में गहरा याराना है। चौधरी बुरा सही, मगर पंडित हरिलाल को दिलो जान से अजीज चाहता है, इसलिए रत्ना शंकर की बुरी निगाहों से बच गई, वरना। हमजाद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर क्या फायदा? अगर रत्ना इन दोनों मनहूसों से बच भी गई तो रघुवीर और कालिदास जैसे इंसानों के हत्थे चढ़ जाएगी। ये तो बड़ी गंदी बात है। मुझे इन लोगों के शर से सबको बचाना होगा। इन दोनों को तो रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं, चौधरी और शंकर को, मगर इन दोनों को रास्ते से हटाने से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनके पीछे और भी कई लोग हैं। हमजाद कहने लगा, मेरा मशवरा माने, आप इन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं। अगर ये बाज आ जाएं तो ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो मोहरे हैं और इन दोनों को हटाना हमारे दोनों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, मगर कुछ इंतजार कीजिए। चौधरी आपसे खुद इस सिलसिले में बात करेगा। लड़कियों के सिलसिले में शंकर और चौधरी को आपकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से आप दूसरों के दिमाग को काबू करना और दिमागों पर छाए हुए जादू के जोर को तोड़ना जानते हैं। और उस रात चौधरी और शंकर आपस में बातें यही कर रहे थे कि वो आपसे इस सिलसिले में काम लेंगे। मुझे उम्मीद है कि चौधरी आपको लालच देने की पूरी कोशिश करेगा। आगे आपकी मर्जी पर मुनस्सर है कि आप उनका साथ देते हैं या नहीं। वैसे मेरे ख्याल से आपको उनका साथ देना होगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने हैरानी से हमजाद की तरफ देखते हुए कहा। इसलिए कि चौधरी ने आपको अपने पास रखा है और चौधरी आपको अपना दोस्त जाहिर करता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी भी इस तरह के किसी काम में उनका साथ नहीं दूंगा। अगर मेरे पास हमजाद तुम्हारे जैसी ताकत ना भी होती तब भी मैं कभी ऐसा काम ना करता, बल्कि मैं इनका सर कुचल कर रख दूंगा। अगर ये शैतान बाज ना आए तो मैं इनका वो हशर करूंगा कि ये हमेशा याद रखेंगे। मैंने गुस्से से मुट्ठियां भेजते हुए कहा, जी आका, मैं जानता हूँ आपके अंदर एक नेक इंसान की रूह है। हाँ बताओ, रत्ना के बारे में तुम क्या कहते हो? क्या रत्ना मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगी या नहीं? अगर वो सेहतयाब हो जाए तो ठीक। क्या रघुवीर को उसके बारे में पता चल चुका है? वो अपने तौर पर रत्ना को यहाँ से अगवा करने की कोशिश करेगा। उसकी सूरत में उसे जान का भी खतरा है। मैंने पंडित हरिलाल को कह दिया है कि वो रत्ना को किसी सूरत हिसार से बाहर न निकलने दे और इसकी हिफाजत के लिए पूरी कोशिश की जाए। मैंने कहा, ठीक है आका, फिर इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा।
याद रखिए, अगर रत्ना हिसार से बाहर निकल गई तो फिर इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं कि रघुवीर उसके साथ क्या सलूक करे। हाँ, मैंने इस पूरी बात पर सोचा है और उन्हें कह भी दिया है, तुम फिक्र मत करो। और मैंने उसे जाने का इशारा कर दिया। हमजाद मेरे सामने से गायब हो गया। रात को चौधरी मेरे पास आया। चौधरी का रवैया मेरे साथ निहायत दोस्ताना और रोज बरोज बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। रात का खाना मैंने और चौधरी ने दोनों ने हमारे कमरे में बैठकर खाया। चौधरी साहब कहने लगे, शेख साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े हुनर से नवाजा है। अपनी अकल और रूहानी इल्म से आप लोगों का इलाज कर लेते हैं, मगर इसमें क्या फायदा? आप अपना दिमाग भी खपाते हैं। क्या मतलब? फायदे का क्या मतलब चौधरी साहब? मैं ये काम फायदे के लिए तो नहीं करता, मैंने कहा। चौधरी एकदम बोला, मेरा मतलब है कि आपको इससे कोई मालो दौलत तो मिलता नहीं, फिर बेमकसद लोगों की खिदमत करने का क्या फायदा? आजकल नेकी का सिला क्या है भला? अच्छी बात तो तब है कि अगर आप अपने इस हुनर से कोई पैसा कमाएं, आपके पास भी दौलत के ढेर लगे। मैं मुस्कुराकर चौधरी की तरफ देखते हुए बोला, बात तो आपकी ठीक है चौधरी साहब, लेकिन को छोड़िए जी शेख साहब। कुछ अगर आप सोचें तो मेरे पास एक तरकीब है, निहायत अच्छी तरकीब, जिससे आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। चौधरी मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई चालाकी से बोला, अच्छा, ऐसी क्या तरकीब है जो मुझे बहुत जल्दी अमीर बना सकती है? अरे हम आपके दोस्त हैं, हम नहीं आपको इस बारे में बताएंगे तो कौन बताएगा? मेरा एक दोस्त है, चौधरी ने कहा। अच्छा, तो फिर? मेरा एक दोस्त है जो आपको इस बारे में बताएगा कि आप अपने इस हुनर से पैसा कैसे कमा सकते हैं, इस रूहानियत और इल्म से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने दोस्त को यहीं पर बुलवा लूं? हाँ चौधरी साहब, बुलवा लीजिए। मैं भी तो देखता हूँ कि वो क्या तरकीब मुझे बताएगा। मैं तो चौधरी साहब रत्ना के इलाज के लिए यहीं पर टिका हूँ, न जाने मुझे किस वक्त यहाँ से कूच करना पड़ जाए। अरे नहीं शेख साहब, आप कहाँ जाएंगे? हमारी हवेली इतनी बड़ी है, और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं अकेला आदमी हूँ। आपका साथ रहेगा तो दिल बहलता रहेगा, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आप मसरूफ हो जाएं। इसीलिए तो अपने दोस्त को बुला रहा हूँ ताकि आपके उसके साथ मिलकर कुछ काम करें, जिससे आपको दौलत मिले और फायदा हासिल हो। ये कहते हुए चौधरी ने शातराना अंदाज में अपनी हथेली को खुजाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। आपके दोस्त का नाम क्या है चौधरी साहब, जो मुझे अमीर और दौलतमंद होने का तरीका बताएंगे? मैंने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। जी मेरे दोस्त का नाम शंकर है। कमाल का आदमी है जी शेख साहब, कमाल है कमाल। मिट्टी को हाथ लगाए तो वो भी सोना हो जाए। पैसे बनाने की मशीन है वो आदमी। और शेख साहब वैसे भी आप तो नौजवान आदमी हैं, जवानी में ताकत है, सेहत है। नौजवान आदमी है, जवानी में पैसे कमाएंगे तो सारी जिंदगी अगली अच्छी गुजरेगी, बुढ़ापा भी समझ जाएगा। चौधरी बड़ी मक्कारी और अयारी से मेरी तरफ देखकर बोल रहा था। ठीक है चौधरी साहब, आपके दोस्त से मिलने में कोई हर्ज नहीं जो पैसा कमाने की मशीन है, लेकिन मुझे बताइए करना क्या होगा? मैंने कहा तो चौधरी बोला, ये तो आपको मेरा दोस्त ही आकर बताएगा। वैसे चौधरी साहब आपका दोस्त काम क्या करता है? मेरी बात पर चौधरी के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया और कहने लगा, बस जी क्या बताऊं, सारी जिंदगी उसमें शहर में गुजारी है। इंतहाई चालाक और मक्कार आदमी है, पैसा कमाने का हुनर जानता है। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार उसे मौका दीजिए, जरूर आपको ऐसे रास्ते बताएगा जिससे आप बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। ऐसी हवेली और दौलत तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, चौधरी ने कहा। तो गोया हमजाद की बात 100% दुरुस्त निकली थी। ये दोनों इस मकरूह धंधे में मुलविस थे। ये दोनों गैर कानूनी तरीके से पैसा बना रहे थे और अपने इस पेशे पर फख्र कर रहे थे। चौधरी कुछ देर मेरे पास बैठा रहा और फिर चला गया। खैर जो कुछ भी था, ये शंकर क्या चीज है और चौधरी, मैं इन दोनों को देख लूंगा। ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगा कि हमेशा याद रखेंगे। ये मुझे समझते क्या है, मेरा नाम भी शेख जाहिर है। ये जानते नहीं कि मैं इनका क्या हशर कर सकता हूँ। रात का न जाने कौन सा पहर था, मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी कि अचानक हवेली में शोर मच गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दरवाजा कोई खटखटा रहा था। शेख साहब उठिए, चौधरी साहब आपको बुला रहे हैं, किसी ने नहायत बौखलाए हुए लहजे में आवाज दी। मैं फौरन उठ बैठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो देखा कि लाल दीन सामने हक्का बक्का और परेशान खड़ा है। खैरियत तो है लाल दीन, क्या हुआ? वो चौधरी साहब आपको बुला रहे हैं जी, पंडित हरिलाल जी आए हैं, वो उस तरफ इशारा करते हुए बोला। मैं फौरन उसकी बात सुनकर उस तरफ बढ़ा और ये देखकर हैरान रह गया कि चौधरी के साथ पंडित हरिलाल खड़े थे और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो चौधरी साहब जल्दी मेरे साथ चलिए, पंडित हरिलाल ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, निहायत परेशान लग रहे थे। क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। वो चलिए, न जाने रत्ना को क्या हो गया है, जल्दी मेरे साथ चलिए। मैंने परेशान होकर फौरन बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।